आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। यूपी आबादी के मामले में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसको लेकर कई मर्तबा बहस भी होती आई है कि आबादी को नियंत्रित क्यों न किया जाए। अब उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस AN मित्तल से इंडिया न्यूज के संवाददाता खुर्रम निजामी ने बात की है। सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसको लेकर तमाम तरह समस्या होती है। बार बार ये बात उठती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि चीज़ें तो बहुत होती हैं लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है कि कम पड़ जाती है। इसको लेकर के लॉ कमीशन ने अब एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। क्या है वो रिपोर्ट, क्या उसका मसौदा हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस AN मित्तल साहब से। सर, जो टॉपिक आपने लिया है उसमें क्या रहेगा, क्यों लिया आपने टॉपिक? देखिए, जनसंख्या आज देश के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम लोगों ने कोविड महामारी के दौरान महसूस किया कि कितनी परेशानी लोगों को अस्पताल जाने में हुई, कितनी परेशानी ऑक्सीजन लेने में हुई, दवाइयों की कमी हो गई और भी बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन देखें तो हमारा जल स्तर रोज़ाना नीचे गिर रहा है। हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे स्कूलों में भीड़ हो, अस्पतालों में भीड़ हो, इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाना ज़रूरी है कि लोग परिवार नियोजन को स्वेच्छापूर्वक ही अपनाएं। हम लोग इसमें किसी को कोई कंपल्शन करने नहीं जा रहे हैं। जैसा कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान हुआ था कि नसबंदी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आपको स्कूल में दाखिला मिलेगा, या आपको सैलरी मिलेगी, या आपको राशन मिलेगा, या आपको अन्य कोई सुविधा मिलेगी। तो हम लोग इसको कंपल्सिव नहीं करने जा रहे हैं। ये पूरी तरह वॉलंटरीली रहेगा, और जो व्यक्ति वॉलंटरीली अपने परिवार को नियंत्रित करता है उस व्यक्ति को राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा। और जो व्यक्ति कानून बनने के बाद अपने परिवार को नियंत्रित नहीं करता है उसको राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसका आशय यही है ताकि लोगों में एक प्रोत्साहन हो, जागरूकता बढ़े कि वो परिवार नियोजन की तरफ बढ़ें। मान लीजिए कि आज 2021 है और मेरे 3 बच्चे हैं। अगर मैं वो सिंपल से समझाना चाहूँ दर्शकों को कि 2021 में आप रिपोर्ट देते हैं और 2022 में एग्जीक्यूशन होता है, या यूँ कह लीजिए 2021 रिपोर्ट देते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में मैं कहाँ स्टैंड करूँगा? देखिए, हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के कट ऑफ डेट एक हम फिक्स करेंगे। कट ऑफ डेट से पहले जितने भी बच्चे हैं, चाहे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन लोगों को वो सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन लोगों की उन सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी। ये हमारा जो कानून है इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसको हम आगे से ही लागू करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के 3 बच्चे हो गए तो वो अपने 1 बच्चे का बलिदान दे देगा, ऐसा नहीं है। तो हम इसमें अन्य राज्यों के कानून का भी अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 12 राज्यों में इस प्रकार के कानून हैं। अभी आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि आसाम में इस नीति को लागू किया जा रहा है 2021 से। तो हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। तो सर, कब तक उम्मीद करें कि रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे मुख्यमंत्री जी को? देखिए, अभी हमें अध्ययन में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा। 2 महीने के बाद ही इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो पाएगी। मतलब इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इसी साल हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि मेरा कार्यकाल भी 4 दिसंबर तक ही है और उससे पहले ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा। बात करने का शुक्रिया। तो आपसे जस्टिस AN मित्तल, चेयरमैन उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन का साफ तौर पे कहना है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए इस पर वो काम कर रहे हैं। कई स्टेट्स को स्टडी कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ को स्टडी कर रहे हैं, और उम्मीद किया जा रहा है कि 4 दिसंबर जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है उससे पहले रिपोर्ट सबमिट करें, जिसके चलते भविष्य में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा उत्तर प्रदेश में। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ। और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी मिल रही है इस बीच
बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू, सीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। सीएम योगी बैठक में शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह बैठक आज होनी थी। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद हैं इस बैठक में और बैठक शुरू हो चुकी है। जो अपडेट अभी मिल रही है, यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखना यह होगा कि किन मुद्दों को लेकर ये बैठक यहां पर होती है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है सीएम आवास पर। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा जा सकता है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनने पर सरकार काम कर रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बाकी अन्य कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के साथ कई बिंदुओं पर मंथन जारी है, जिसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इन दिनों जनसंख्या वृद्धि कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर 2 बच्चे से ज़्यादा किसी के बच्चे होंगे तो उसको सरकारी सहूलियतों से जो है वो दूर रखा जाएगा, उसको किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। इसको लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि भारत में हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरह के कानून को लाना बहुत ही मुश्किल होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से कानून को ला करके सरकार जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोजा। और वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाएं। जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। तो लखनऊ से आप सुन रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग लोग अपना रिएक्शंस दे रहे हैं और लगातार बात यही निकलकर सामने आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार बुरे तरीके से विफल हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से लगातार यही बात कही जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए, सरकार बुरे तरीके से विफल। और वहीं अयोध्या लैंड डील मामले में एक नया विवाद सामने आया है। महंत ब्रजमोहन दास का दावा यह है कि राम मंदिर के लिए जिस जमीन को फ्री में कब्जा छोड़ा, वो जमीन 2.5 करोड़ में किसी दूसरे को खरीदी गई। उनका दावा है कि 135 नंबर गाटा की जिस जमीन को ट्रस्ट ने मेयर ऋषिकेश के भतीजे दीप नारायण से 2.5 करोड़ में खरीदा है, वो जमीन उनके कब्जे में थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अयोध्या लैंड डील मामले में एक नया विवाद सामने है। ये विवाद ये है कि जिस जमीन को ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, उस जमीन को लेकर महंत ब्रजमोहन दास ने बड़ा खुलासा और बड़ा दावा किया है। क्या है पूरा दावा, महंत जी मेरे साथ हैं। महाराज जी, आपके अनुसार ये जमीन किसकी थी और आप कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो गया, कैसा धोखा है, पूरी इन सारी चीज़ों को आप तफसील से बताएं। देखिए, ये जो ज़मीन थी 135 नंबर 10 बिस्सा की ये ज़मीन थी, नजुल ज़मीन थी और ये मेरे कब्जे दखल में शुरू से चली आ रही थी। इससे पहले मेरे गुरुजी के कब्जे दखल में थी। सिक्किमी काश्तकार के रूप में उनका नाम दर्ज था, जिसको मैं पेपर के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये सिक्किमी काश्तकार रामाश्रय दास, जी देखिए, ये रामाश्रय दास ये दर्ज था। ये 135 नंबर ज़मीन है, नजूल की ज़मीन। तो एडीएम प्रशासन बीच में आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये नजूल की ज़मीन है, आप सिक्किमी काश्तकार दर्ज है, मगर ये ज़मीन ट्रस्ट को चाहिए, राम मंदिर को चाहिए, राम मंदिर निर्माण में।
तो मुझे लगा, क्योंकि जब समतलीकरण हो रहा था उस समय गुरुजी राम जन्मभूमि के सामने अपनी ज़मीन दान में दिए थे विश्व हिंदू परिषद को, तो अगर आज ट्रस्ट को ज़रूरत है ये 10 बिस्सा ज़मीन को राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो मैंने सहर्ष अपना कब्जा छोड़ा और मैंने उनको दिया। और मेरे सामने उन्होंने 3 बिस्सा ज़मीन नाप कर राम फकीरी मंदिर के महंत को दिया, जो ट्रस्ट ने उनका मंदिर लिया था। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगा कि ट्रस्ट को ये ज़मीन मिल रहा है, प्रशासन मेरे सामने है, प्रशासन कह रहा है, तो मैंने अपना कब्जा दे दिया। बाद में टीवी चैनलों के माध्यम से पता चल रहा कि इस ज़मीन का पता नहीं कौन खरीदा, फिर कितने में बिका, कई करोड़ों में, 2-2 ढाई करोड़ों में बिक रहा। इस सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि ज़मीन मेरी थी, कब्जा दखल मेरा था, और नजूल ज़मीन पर जिसका कब्जा दखल रहता है उसी का यह हक होता है, क्योंकि नजूल ज़मीन में कब्जा ही लिया जाता है, कब्जा ही दिया जाता है। कब्जा मेरा था, प्रशासन के कहने पे, एडीएम संतोष कुमार जी कहने पे। बिल्कुल, मैं समझ गया। यानी जिस जमीन को आपने राम मंदिर को लेकर दान स्वरूप उस जमीन से अपना कब्जा छोड़ा, वो जमीन क्योंकि राम मंदिर के प्रति हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, सदा जुड़ी हुई है, ट्रस्ट के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर अपनी श्रद्धा, अपनी भावना राम पे अर्पित करने के लिए मैंने ये ज़मीन का कब्जा छोड़ दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर महंत बृजमोहन दास का साफ तौर से कहना है, चूंकि ज़मीन सरकारी थी, ज़मीन नजूल की थी, कब्जा इनका था, तो ऐसे में जब अगर ये ट्रस्ट को दान में देने की बात कर सकते हैं, तो आखिर ये ज़मीन बिकी कैसे, और अगर वो बिकी है तो वो पैसा ट्रस्ट को मिलना चाहिए, या यूं कहूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले में ट्रस्ट को चूना लगा रहा है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की तारीफ की है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशुल्क टीकाकरण महाअभियान से टीकाकरण को गति मिलेगी। सीएम योगी ने 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योग दिवस के मौके पर 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। युवाओं के टीकाकरण में यूपी आगे है। रोजाना 25 लाख डोज देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की, और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे, और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है आज से, और 31 अगस्त तक 10 करोड़ टीके लगाने की भी एक लक्ष्य कह सकते हैं, निर्धारित लक्ष्य तय किया गया है। क्या कुछ है इस पे? जो बात करें अगर हम रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसी भी बातें आ रही हैं कि अब उन्हें रजिस्टर भी नहीं कराना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पे तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ सिविल के डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक फ्री वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चल रहा था, क्या अब जो बातें आ रही हैं कि अब उन्हें रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, ये इसमें कितनी ज़्यादा गहराई है कि क्या वो नो नीड टू रजिस्टर का भी जो प्रोसेस है वो भी होगा अभी? कुछ हद तक आपकी बात सही है। नो नीड टू रजिस्टर का जो प्रोविज़न है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ को कवर अप करने के लिए है, जहां हमारे कंप्यूटर लिटरेसी कम है या जहां पर लोग रिलक्टेंट हैं आने में, और दोनों ही बातें जब कंपाउंड अप हो जाती हैं कि लोग रिलक्टेंट भी हैं और कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो ऐसे इलाकों में ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको वैक्सीनेट किसी भी तरह से कराएं। तो जैसे लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज और गोसाईगंज की जो CSCs हैं, और NK रोड जो हमारे यहाँ पास में जहाँ से हमारी वैक्सीन सप्लाई होती है, इन 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है, और इन स्थानों पे 18 से 44 वर्ष के लोग जो हैं उन लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन हो रहा है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर ड्राइव जहाँ पे ये इनिशिएशन हुआ है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।